24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतेहरा के लेखापाल पवन कुमार बिटले 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त जबलपुर की टीम की कार्यवाही, छठे वेतनमान का एरियर्स निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भाजपा मीडिया कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, पार्टी की व्यवस्था के तहत होगा टिकटों का वितरण। कृषि विभाग ने 10,000 एकड़ में जैविक खेती करने का निर्धारित किया लक्ष्य। किसानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। भारत गए युवक से कुछ लड़कों ने की मारपीट, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बिना फोटो पहचान पत्र के मतदाता नहीं डाल सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किए आदेश। कड़कना, मुंडेसरा, महकीपार और तिरोड़ी से रेत का अवैध खनन एवं परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टर और 4 डंपर जब्त। राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और नवीन शैक्षणिक सत्र की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। प्रधान पाठकों को नवीन शैक्षणिक सत्र की गतिविधियों से कराया गया अवगत। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतेहरा खैरलांजी के लेखपाल पवन कुमार बिठले दैतबर्रा निवासी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा शासकीय कन्याशाला पुलबट्टा संकुल छतेहरा के सहायक शिक्षक गजानंद गाउपाले से छठे वेतनमान का एरियर्स निकालने के एवज में 2000 रिश्वत की मांग की गई थी। आपका क्या नाम से, क्या कहाँ काम करते हैं आप? शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतेहरा। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतेहरा। किस पद पे हैं आप? शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा नाम है। युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को पटखनी देने के लिए पर्याप्त है। ये बात जिले में भाजपा की मीडिया कार्यशाला लेने पहुंचे भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। श्री पाराशर ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश ने तय किया है कि सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में हमारी जो मीडिया की टीम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका प्रबंधन हो। पार्टी में कहीं भी घमासान जैसी स्थिति नहीं है। श्री पाराशर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल से लड़ाने के पीछे मुख्यमंत्री कमलनाथ की दिग्विजय सिंह से आपसी राजनीतिक रंजिश है। कमलनाथ जी ने अपनी राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को जो फंसाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। दिग्विजय सिंह को 50 प्रकार के जवाब इस राष्ट्रभक्त जनता को देना पड़ेंगे कि उनके कितने साहब हैं, उनके कितने जी हैं, पाकिस्तान में उनके भाषणों पर तालियां क्यों बजती हैं, पाकिस्तान की संसद मेजें क्यों थपथपाती है, पाकिस्तान की मीडिया के लोकप्रिय चेहरे वो क्यों हैं, दुश्मनों के साथ उनकी आस्थाएं क्यों हैं। इन सारे सवालों का सामना दिग्विजय सिंह जी को करना पड़ेगा राजधानी में। और राजधानी में जिन सवालों से सामना करना पड़ेगा, वो सवाल निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में फैलेंगे और कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अभी कैंडिडेट की जो बात हो रही थी, वह मांग उठ रही थी कि शिवराज सिंह को ही लाना चाहिए वहाँ पे, इसको लेकर क्या करें? नहीं, पता नहीं किसने मांग उठाई, मुझे नहीं मालूम। ये सारी मीडिया में ही चर्चा चलती है। शिवराज जी तो बहुत बड़ा नाम है। युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह को पटकनी देने के लिए पर्याप्त है। आने का आज का प्रोजेक्ट लेना चाहिए, किस कारण से आप आए और क्या रहा आपका? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है कि सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में हमारे जो मीडिया की टीम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका प्रबोधन हो और वो अपनी सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजना को, शिवराज जी की सरकार ने जो 15 साल तक जनहित में काम किए, स्थानीय सांसदों ने जो काम किए, उस संसदीय क्षेत्र के लोगों तक व्यवस्थित रूप से पहुंच सकें। मीडिया को भी यदि कोई डाटा चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो संग्रह करके व्यवस्थित पहुंचाया जा सके। इसके लिए एक अभ्यास वर्ग एक कार्यशाला आज आयोजित की थी। आज मंडला में थी और अभी आपके इधर बालाघाट में थी। इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया? इसमें जिलों के मीडिया प्रभारी हैं, लोकसभा क्षेत्र के जो मीडिया संयोजक बनाए वो हैं, मंडलों के मीडिया प्रभारी हैं, हमारे जो मोर्चे हैं साथ।
वहीं सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि उनके द्वारा गत वर्ष में इतने कार्य किए गए हैं जो आजादी के बाद शायद ही किसी सांसद ने किए होंगे। पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का दोबारा मौका देगी। हमारा संसदीय बोर्ड जो है टिकटों का वितरण संसदीय बोर्ड करता है और सभी सीटों पे गहन मंथन चल रहा है। 15 सीटें तो हमारे संसदीय बोर्ड ने घोषित कर दी और बाकी की जो 14 सीटें हैं वो भी मेरे ख्याल से आज हो जाना संभव है कि आज हो जाएगी। नहीं आज संभव, लेकिन अभी तक होने क्यास लगाए जा रहे हैं। नहीं, इस बार पार्टी थोड़ा सा बारीकी से उसका अध्ययन कर रही है और क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी विरोधी लोग जो हैं वो एक प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। सभी दल एक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुत फूक के कदम चल रही है। अपनी दावेदारी को लेकर कितना आश्वस्त? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर देगी। क्यों देगी, किस कारण से आपको देंगे? हमने जिले में इतना विकास कार्य किया है जो आज़ादी के बाद शायद ही किसी सांसद ने किया हो, इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है और जल्द ही आपको हमारी उम्मीदवारी पूर्ण उम्मीद है कि तय हो जाएगी। यदि आपको टिकट नहीं देती पार्टी तब आप क्या करेंगे? पार्टी का काम करेंगे। रेलवे विभाग के द्वारा रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 26 मार्च से 28 मार्च तक सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गोंदिया रोड सरेखा क्रॉसिंग से आवागमन अवरुद्ध किया गया है। इस संदर्भ में रेलवे अधिकारी आर श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। इस दौरान इन 3 दिनों तक गोंदिया रोड के यात्री बाईपास का उपयोग कर सकेंगे। नगर के गोंदिया रोड स्थित ट्रांसपोर्ट यूनियन कार्यालय में ट्रांसपोर्ट यूनियन की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में नो एंट्री को ज्यादा बढ़ाए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिससे व्यापार में आ रही दिक्कतें थोड़ी कम हो सकें। इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर वे सभी जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि नो एंट्री के समय को पूर्ववत ही रखा जाए, जिसको लेकर वे कलेक्टर से गुरुवार को चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में पूरन सिंह भाटिया और सब्जी मंडी अध्यक्ष बबलू साहू ने बताया कि शहर में ट्रांसपोर्ट बाईपास और ट्रांसपोर्ट नगर का अभाव है और नो एंट्री का समय भी ज्यादा है, जिसके कारण व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं पूरन सिंह भाटिया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष बालाघाट का दुर्भाग्य कि यहाँ बाईपास रोड नहीं है और ना ही ट्रांसपोर्ट नगर। हमारे बालाघाट में जो नो एंट्री का समय लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक 7 से 1 बजे तक और शाम को 4 से 10 बजे तक का रखा गया है, जो बड़े शहरों में भी होता है। बड़े शहरों में बाईपास और ट्रांसपोर्ट नगर है, तो वहाँ पर नो एंट्री का समय ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु हमारा बालाघाट बहुत छोटा शहर है, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, ना ही बाईपास रोड है, जिससे हमें आने जाने की बहुत समस्या होती है और हमें नो एंट्री से बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट व्यापार बहुत ही प्रभावित होता है। मैं बबलू साहू, सब्जी मंडी जिला अध्यक्ष, और यूनियन जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसमें भी मैं सदस्य हूँ। और हम लोग यहाँ सब लोग इसलिए बैठे हैं कि जो नो एंट्री का समय है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और ये जो नो एंट्री का समय है पहले कच्चे माल को नहीं लगता था, पर अभी ये स्थिति है कि कच्चे माल की गाड़ियाँ भी रोकी जा रही है और उनको नहीं आने दिया जा रहा है। क्योंकि मैं सब्जी मंडी जिलाध्यक्ष हूँ तो मुझे कच्चे माल का भी वो देखना है और मैं इस ट्रांसपोर्ट यूनियन में भी सदस्य हूँ, तो दोनों तरफ से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से कि जो नो एंट्री का समय है उसमें जो पहले था यथावत उसको रखा जाए, सुबह 7 बजे से 9 बजे और 11 बजे से 1 बजे, सुबह शाम को 4 बजे से 6 बजे। और वो भी समय पहले ऐसा होता था कि स्कूल टाइम के कारण लगाया जाता था और संडे को ये खुला हुआ रहता।
जिला सर्ववर्गीय कलार समाज बालाघाट की जिला महिला समिति के द्वारा बुधवार को होली मिलन समारोह और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। भटेरा रोड स्थित होटल शीतल पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली, साथ ही नृत्य सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जिला सर्ववर्गीय कलार समाज की महिला समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने और समाज और संगठन को नई दिशा देने पर विचार विमर्श किया गया। समाज से सरिता सोनी का नगर अध्यक्ष। आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो किसी कारणवश हम लोग चूक हो गई थी, तो आज हमने शीतल पैलेस में होली मिलन का समारोह और महिला दिवस कार्यक्रम रखा है। इसमें महिलाओं को जागरूक कैसे किया जाता है, कई आज के ज़माने में महिलाएं कैसे जागरूक होती है, इस बारे में सबने अपने 2-2 शब्द कहे और यहाँ पर महिलाओं को उत्सुक और जागरूक करने के लिए उनके सामने कुछ विचार रखे गए और गेम्स भी रखे गए, खेल भी रखे गए और गुलाल लगाकर सबका सम्मान किया गया। वर्गीय कला समिति द्वारा होली मिलन समारोह और महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें महिलाओं पर चढ़ कर हिस्सा लिया और होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें महिलाओं को मतलब दिया गया है निर्देश कि महिलाएं अपने आगे आए, जागरूक बने और क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर बने और समाज की नई दिशा दे और संगठन को मजबूत करें। हट्टा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवी टोला हट्टा में शादी में आए एक युवक को कुछ लड़कों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक रवि चौधरी बगदरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च को रवि अपनी बुआ की शादी की बारात में देवी टोला आया था, जहां तिलपेवाड़ा के कुछ लड़कों ने विवाद करते हुए मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बारासोनी बालाघाट रोड पर ग्राम बनिया टोला कायदी में चौपहिया वाहन एक बालक को टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल बालक जितेंद्र बाहेश्वर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च की रात्रि 10 बजे जितेंद्र जब घर लौट रहा था, तभी बारासोनी की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा वाहन ने जितेंद्र को टक्कर मार दी, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है, जहां उसे बेहतर उपचार के लिए नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को वोटर स्लिप के साथ साथ अपना फोटो, मतदाता पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इस चुनाव के पूर्व मतदाताओं को पर्ची के आधार पर मतदान करने की पात्रता थी। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत बुधवार को डिप्टी कलेक्टर रोहित बम्हारे एवं तहसीलदार रामबाबू देवांगन के द्वारा पुलिस के सहयोग से किरनापुर के ग्राम मुंडेसरा एवं कड़कना में ईंट, गिट्टी, रेत का अवैध परिवहन करने पर 8 ट्रैक्टर और 2 डंपर को जब्त किया गया है। वहीं महकेपार एवं तिरोड़ी में 1 ट्रैक्टर और 2 डंपर को जब्त किया गया है। महाराजगंज पुलिस के द्वारा संतापुर अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए बैहर निवासी नंद कुमार उइके की हत्या करने के आरोप में उसके चचेरे भाई लोकेश सिंह और चाचा युवराज उइके को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पिता पुत्र को न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को ग्राम संतापुर के पास गुदमा और भीमा के रास्ते में क्षत विक्षत शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त नंद कुमार उइके के तौर पर की गई थी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया द्वारा निर्मित राजनीतिक संगठन हिंदुस्तान निर्माण दल द्वारा लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाने हैं। इसी श्रृंखला में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से भी प्रत्याशी के नाम की शीघ्र घोषणा की जानी है। इस बाबत हिंदुस्तान निर्माण दल के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कन्हैया कन्नू संचेती, संरक्षक दीपक पिंचा, जिला उपाध्यक्ष राजू राहंगडाले और विभाग अध्यक्ष विधान जोगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं हिंदुस्तान निर्माण दल जिला संरक्षक दीपक कुमार पिंचा। बताया आज बैठक आयोजित की गई थी आप लोगों की? हमारे द्वारा आज बालाघाट जिले में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रवीण भाई तोगड़िया जी के द्वारा नवनिर्मित संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद
के नए राजनीतिक मंच का एक उदय किया गया है, जिसका नाम हिंदुस्तान निर्माण दल रखा गया है, जिसमें आगामी 2-3 दिनों के अंदर बालाघाट सिवनी लोकसभा के अंदर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की जाएगी। साथ में जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और विभाग अध्यक्ष के रहते हुए सर्वसम्मति से जो भी घोषणा होगी वो आप तक। साथ ही बैठक में और क्या विचार विमर्श किए गए हैं? साथ में पहला विचार तो यही है कि अब की बार हिंदू सरकार कि हमको मंदिर मुद्दे पे और हिंदुत्ववादी मुद्दे पे आगे अपने आप को बढ़ाना है। लाखों रुपए सड़क बनाने के लिए शासन की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं एवं ठेकेदार के द्वारा 5 साल तक मेंटेनेंस करने का शपथ पत्र भी दिया जाता है। लेकिन एक बार सड़क बनने के बाद 5 साल तक विभागीय अधिकारी व ठेकेदार दोबारा पलटकर सड़क की स्थिति को देखते तक नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित खारी से देवरी पहुंच मार्ग है, जिसके पर खच्चे उड़ गए हैं एवं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। गड्ढों की मार से त्रस्त ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि निर्माण एजेंसी के द्वारा खारी से देवरी तक डामरीकरण सड़क का निर्माण किया गया था एवं देवरी टोला में गांव के भीतर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में कहीं कहीं पर ही डामर मौजूद है, वहीं सीमेंट कंक्रीट सड़क टूट फूट कर बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनाने के बाद पिछले 5 सालों में ठेकेदार के द्वारा एक बार भी मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है एवं अधिकारियों ने भी कभी गांव में आकर सड़क का जायजा नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे निर्मित हो गए हैं एवं सड़क उखड़कर गिट्टियां बाहर आ गई हैं, जिसके कारण आए दिन हादसों का दौर जारी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले खारी चौकी में लगाए गए सूचना बोर्ड में नई स्वीकृति की जानकारी पेंट करवाई गई है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसीलिए शासन प्रशासन से मांग है कि पिछले 5 सालों में मेंटेनेंस न करने वाले ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाए एवं संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही करते हुए नई स्वीकृति के आधार पर तत्काल कार्य प्रारंभ करवाकर वापस डामरीकरण करवाया जाए, ताकि बारिश के दिनों में आवागमन में हो रही परेशानियां समाप्त हो सकें। आपका परिचय? मेरा नाम रमीला भलावी, देवरी सरपंच हूँ वर्तमान में। ये जो सड़क जो आपके गांव से होकर गुजरी है, खामघाट से खारी की, क्या स्थिति है? बहुत बेकार है, बहुत बुरी तरह से पूरी तहस नहस हो गई है। पूरा मतलब कभी भी एक्सीडेंट कई बार हो भी चुके हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो हो जाती है वहाँ पे रोड पे, फिर भी बहुत ही हालत बेकार है। 10 वर्षों से अभी कहना चाहिए 5 वर्ष। कौन सी योजना से मतलब बना था ये प्रधानमंत्री योजना से बना था। तो उसके बाद से कोई अधिकारी वगैरह ने आकर के कभी देखे होंगे कि भाई क्या स्थिति है रोड की? अभी तक के तो ऐसे कोई अधिकारी लोग नहीं आए, इसके बारे में कोई भी जानकारी तो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ है कुछ भी नहीं, कोई अधिकारी? फिर कैसा करते हैं आप लोग, मतलब आपके द्वारा कुछ हुआ क्या फिर? मतलब हाँ, हम लोग पंचायत से जैसे बारिश में बहुत ही मतलब बुरी तरह से कि मतलब आने जाने लायक का नहीं रहता, कोई भी गिर जाए पड़ जाए, इसलिए अपन लोग पंचायत से मतलब वहाँ पे मट्टी वट्टी डाल के फिलहाल की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? रामेश्वर बोंद्रे। कहाँ रहते हो आप? देवरी टोला। क्या समस्या आ रही है सड़क में? रोड में बहुत गड्ढे हो चुके हैं, आने जाने में दिक्कत पड़ती है बहुत बड़ी। ये कब बनी थी? ये कम से कम 7-8 साल हो गए बनी थी। हाँ। इसके बाद से कोई काम नहीं हुआ? कोई साफ सफाई, कुछ डामर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करवाया विभाग ने? नहीं। तो फिर कैसा करते गाँव के लोग? क्या करेंगे अब? कोई आते हितग्राही कोई साहब लोग तो देते लिख के, सरपंच महोदय। नहीं, अब जैसे यहाँ से जो लोग आना जाना करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा किनको समस्या आती है? गाँव वालों को आती है, आने जाने वालों को समस्या आती है। कोई दुर्घटनाएं वगैरह हुई कभी? अभी तो नहीं। आपका परिचय? मोहम्मद समी कुरैशी, पूर्व जनपद सदस्य। क्या समस्या है खारी देवरी सड़क में? खारी देवरी सड़क की जो पुराना जो मरम्मत संधारण के नाम से जो राशि थी, उस राशि से किसी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया और फिर से बोर्ड में नया तौर तरीके से लिखा गया है, जिसमें 18,82,000 रुपये करीब का जो बनाया गया है, उसमें भी जब से उसमें ये कितने दिन हुआ है अभी लिखे हैं? ये तो चुनाव के पहले लिख दिया गया है, विधानसभा चुनाव के पहले लिख दिया गया है और आज तक
न उसमें कोई गिट्टी, न कोई मुरुम, न किसी प्रकार का कुछ नहीं डाला गया। क्या स्थिति है अभी जैसे आपका क्षेत्र पड़ता है? वो आज स्थिति उस रोड की इतनी ख़राब है कि चलने में बहुत तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, और वो 2 किलोमीटर का रोड है। जी, क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? चाह रहे शासन प्रशासन की जो सभी का परिचय? शैलेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं आप? देवरी। ये जो सड़क है खारी से देवरी आने वाली सड़क, ये कब बनी थी? ये आज के 5-6 साल पहले। 6 साल पहले। तो बनने के बाद में अभी जैसी जो स्थिति है इसकी, जगह जगह से उखड़ के गड्ढे हो गए, तो कोई रिपेयरिंग वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, रिपेयरिंग नहीं हुई आज तक। अभी क्या क्या समस्याएं लोगों को होती है? समस्या वही है कि ये बारिशों में दिक्कतें जाती। अब 5-6 साल पहले बनी है तो बारिशों में तो दिक्कत। किसान भी आते होंगे? किसान भी आते जाते हैं, बच्चे स्कूल वाले सब, यानी दिक्कतें होती। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 1 माह से नौनिहालों को लगाई जाने वाली FIPV वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रति मंगलवार नौनिहालों को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त शेड्यूल एवं जच्चा बच्चा कार्ड के आधार पर टीके लगाए जाते हैं, ताकि बचपन में नौनिहालों को विभिन्न गंभीर बीमारियों के प्रभाव से बचाकर उनकी आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जा सके। इसीलिए माता पिता भी अपने नवजात शिशुओं व नौनिहालों को उम्र के आधार पर लगने वाले टीकों को समय पर लगवाकर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन विगत 1 माह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1.5 माह व 3.5 माह के नवजात शिशुओं को लगाए जाने वाला FIPV वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पालक चिंतित हो गए हैं और प्रति मंगलवार नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण उन्हें बिना टीका लगवाए वापस लौटना पड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। मंगलवार 26 मार्च को भी टीका लगवाने के लिए अभिभावक अपने नौनिहालों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को टीका लगवाने के लिए वे पिछले मंगलवार को भी आए थे, जिसके बाद आज पुनः आने के बाद भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पद्मेश से चर्चा में LHV व टीकाकरण प्रभारी श्रीमती अजीत ने बताया कि अस्पताल में सारी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन विगत 1 माह से FIPV की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। श्रीमती अजीत ने बताया कि उच्च स्तर से जिले में वैक्सीन की सप्लाई नहीं की गई है। आपका नाम? मैं श्रीमती के अजीत, LHV लालबर्रा। यहाँ पर मैं कोल्ड चेन देखती हूँ। मैडम, मेरे बच्चों को लेके वैक्सीन की जो प्रॉब्लम आ रही है मैडम, जो लग नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? एक्चुअल में यहाँ ना वैक्सीन, सारी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध थी। अभी विगत 1 माह से FIPV जो है हमारी, वो FIPV अभी उच्च लेवल से ही हमको अप्राप्त हो रही थी। जिले से हमको मिलती है, जिले में वैक्सीन नहीं थी उपलब्ध, इसलिए हम लोग विगत 1 माह से ये नहीं दे पा रहे हैं। तो मैडम, कितने बच्चे छूट गए होंगे जिनको नहीं लगी वैक्सीन? लगभग इसी महीने के बच्चे जो 1st और 3rd डोज के जो रहते हैं। हाँ, तो कितने बच्चे होंगे लगभग इसमें? पूरे ब्लॉक के टोटल? यस मैम। टोटल ब्लॉक के। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत नगर मुख्यालय में 27 मार्च को प्रातः 11 बजे थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान मुख्य मार्ग, मार्केट, हाई स्कूल रोड, पनबेहरी, शांतिनगर व अमोली सहित नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने व निष्पक्ष रूप से मतदान करने की अपील की गई। कटंगी पुलिस ने 4 मवेशी को नागपुर कत्लखाने जाने से बचा लिया। इन मवेशियों को ले जा रही एक पिकअप को जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों व्यक्ति किशोर पटले एवं जाहिद खान को न्यायिक रिमांड पर उप जेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है। वारासिवनी पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में 5 वर्ष से फरार कायदी निवासी मनीष उइके को गिरफ्तार किया है। 5 वर्ष पूर्व आरोपी ने कायदी निवासी एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर फरार हो गया था, जिसकी पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जिसे न्यायालय में पेश कर वारासिवनी उप जेल भेज दिया गया है।
का नाम है इसका मनीष पिता संतराम गौर, ये काजी का रहने वाला था, जिसका अपना क्रमांक 437 अभी 14 354 294 323 506 का मुकदमा कायम हुआ था। ये पेशी में नाकर उपस्थित नहीं होते से इसका स्थायी वारंट जारी हुआ था, जिसको रात्रि 10 दौरान मुबीदा सूचना मिली थी कि अपने ससुराल मुरझर थैलाजी में रह रहा है, तो जिसको SI यूपी साहब आरक्षक है 1298 जुबेर खान और रियाज सिलवास द्वारा उसके ससुराल मुरझर थाना खैलानी से पकड़ के लाया है। कितने सालों से फरार था ये? 6 साल से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए 5000 किसानों के बीच कृषि विभाग ने अपना कार्य आरंभ किया है। आदिवासी विकास खंड बैहर, बिरसा, परसवाड़ा के किसानों के द्वारा पिछले 3 सालों से जैविक खेती की जा रही है, जिनके काफी सार्थक नतीजे सामने आए हैं, जिससे प्रोत्साहित होकर कृषि विभाग ने अन्य विकास खंडों में जैविक खेती से किसानों को जोड़ने के लिए क्लस्टर तैयार किया है और उन्हें जैविक खेती की ट्रेनिंग देना आरंभ किया है। वहीं इस योजना की मॉनिटरिंग विकास खंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की टीम एवं जिला स्तर पर सहायक संचालक की टीम कर रही है। इस संदर्भ में कृषि विभाग के उप संचालक राजेश त्रिपाठी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बालाघाट जिले में बेसिकली 3 विकासखंड मुख्यतः हैं, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, जहां विगत 3 वर्षों से हम लोगों ने परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए 5000 किसानों के बीच में काम चालू किए हुए हैं। लगभग 5000 एकड़ का रकबा है, एक किसान के बीच में 1 एकड़, और ये उनको पूरे जैविक तकनीक की जानकारी, उनको जो लो कास्ट टेक्नोलॉजी यानी कम खर्च में जो फसल पैदा करें जैविक तरीके से, वो जानकारी बताई जा रही है और वो विधिवत पिछले 3 वर्ष से कर भी रहे हैं। इस साल तो किसानों का काफ़ी अच्छा उत्पाद रहा है। जो यहाँ का जो देसी चावल है, जैसे वहाँ पे जीरा शंकर है, रामभोग है, इस टाइप से कुछ चावल हैं, चिन्नौर भी इधर का है, तो इन चावलों को भी किसानों ने काफ़ी, जो बालाघाट महोत्सव था और कुछ दिल्ली में हाट था, भोपाल हाट था, और यहाँ ले जा कर के बिक्री भी किए हैं। तो अब रिज़ल्ट काफ़ी हमारे पास अच्छा आने लगा। अभी फ़िलहाल 3 विकासखंड जो ट्राइबल विकासखंड हैं वहाँ पे काम मतलब रिज़ल्ट आना चालू हुआ। बाकी जो नीचे प्लेन्स के गांव हैं वे विकासखंड हैं, जैसे कि बालाघाट, लालबर्रा, किरनापुर, यहाँ पे भी हम लोगों ने करीब 20 गाँवों में किसानों को 50 किसानों का क्लस्टर बनाना चालू कर दिए, उनको अभी ट्रेनिंग देना चालू कर दिए हैं। जो छोटा मोटा इनपुट होता है उनको वो जानकारी बताना चालू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ अभी 100 क्लस्टर का शासन से हमको और एक स्कीम प्राप्त हुआ है। तो ये रहेगा जो शेष विकासखंड हैं, लांजी है, खैरलांजी है, किरनापुर और कटंगी, इन विकासखंडों में 25 गाँवों में हम लोग क्लस्टर बना करके और काम चालू किए हैं। अभी इन गाँवों में जो बालाघाट मतलब जो बैहर। रेलवे विभाग के द्वारा यात्रियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से रेलवे टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ किया गया, जहां सभी जागरूक यात्रियों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर UTS एप्लीकेशन के विषय में जानकारी दी जा रही है। इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए UTS एप्लीकेशन रेलवे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ऐप का उपयोग करने पर यात्रियों को 5% कैशबैक भी प्राप्त होगा। पासवर्ड अपने साथ पासवर्ड क्या याद रहे डाउनलोड हुआ। अरे चेहरे में छिपाओ कुछ। अरे और मंथ कौन सा है? पासवर्ड अभी स्लो लगता है।
बाहर के माध्यम से अभी हमारे यहाँ कमर्शियल डिपार्टमेंट की तरफ से 10 दिन का एक अभियान चल रहा है कि मोबाइल से टिकट बनाने के लिए यात्रियों को जागरूक करना है। यात्री अपना टिकट अपने मोबाइल पे स्वयं बनाकर और यात्रा कर सकते हैं। उनको काउंटर पे आके अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। ये काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी आज 27 तारीख से लेकर 10 दिन का ये एक अभियान चलाया गया है रेलवे में, डिवीज़न में हमारे। तो इसमें हम जो जागरूक पैसेंजर्स हैं उनके पास जाके उनको इस ऐप को लोड करने की और उसमें प्रोसेस में जाके सिखाने की एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। सर कौन सा ऐप डाउनलोड? ये आप प्ले स्टोर के थ्रू, अगर स्मार्टफोन है तो प्ले स्टोर के थ्रू UTS एक ऐप है रेलवे का, जिसको डाउनलोड करके और उसमें जो सारी जानकारी है उसको फिलअप करने के बाद में यात्री उसको रिचार्ज करेंगे। मिनिमम रिचार्ज 100 रुपये का है और इसी के मल्टीपल में उसको रिचार्ज करना है। 10,000 तक वो अपना अकाउंट में रिचार्ज कर सकता है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। आप ट्रैक से 25 मीटर से लेके 25 मीटर की दूरी से आप 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी रिचार्ज कर सकते हैं। अनरिजर्व टिकट, अनारक्षित टिकट। आपका जो वॉलेट बनेगा उसको रिचार्ज करने के लिए या तो आप काउंटर से रिचार्ज करा सकते हैं या फिर आप पेटीएम या डेबिट कार्ड्स इसके माध्यम से आप स्वयं रिचार्ज कर सकते हैं। जनरल ट्रेनों के अलावा के सभी ट्रेनों की सीट बुक की? हाँ, जो रिजर्व टिकट को छोड़ के बाकी अनरिजर्व टिकट, अनारक्षित टिकट, चाहे आप मेल एक्सप्रेस में जाइए, कितनी भी दूरी की जाइए, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे के नेतृत्व में जन शिक्षा केंद्र बालाघाट में समस्त शासकीय स्कूलों के प्रधान पाठकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधान पाठकों को आगामी शैक्षणिक सत्र में चलाए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया एवं उनसे शिक्षक नियोजन के संदर्भ में उनके स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी भी प्राप्त की गई। कल तो हम जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है उसकी शपथ तो दिलाएंगे ही हम, लेकिन हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 1 तारीख को 10 बजे। उसमें एक बाइक रैली हम निकाल रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में बाइक सवार उसमें आए, रैली में भाग लें। और रैली तो इसके पहले भी कहीं निकली होंगी और इसके बाद भी कहीं निकलेंगी, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि ऐसी रैली निकले। कोशिश है अपनी, ऐसा हो ना हो कि पता नहीं क्या होता है, कोशिश अपनी ये रहेगी कि इसके पहले भी ऐसी रैली ना हुई हो और इसके बाद भी शायद कोई ऐसी रैली न निकलता। ये ऐसी अपनी कोशिश होगी। मैं भोपाल में था तो हमने एक बाइक रैली निकाली थी, वहाँ पे हमने करीब 50,000 लोगों को, तो जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसमें किसी के पास एक बाइक ना हो। शायद हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और उनकी मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संदर्भ में BRC नरेंद्र राणा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। नवीन क्या है कि जो सत्र 18-19 जो है हमारा समाप्त हो चुका, समस्त बच्चों का मूल्यांकन हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। 1 अप्रैल 2019 से हम नवीन शैक्षणिक सत्र चालू कर रहे हैं, जिसके लिए हमने समस्त प्रधान पाठकों को यहाँ बुलाया था और उसमें 1 अप्रैल से कौन कौन सी गतिविधि कराना है वो समस्त निर्देश उनको दे चुके
कि 1 तारीख को हमको 100% बच्चों का नामांकन हो जाएंगे। 10 तारीख तक हम जो है पूरे बच्चों की मैपिंग करा लेंगे और पूरा अप्रैल का महीना जो है उसमें बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि कराना है उनके निर्देशित किए। साथ ही आज की बैठक में हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी उपस्थित हुए थे, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी लटारे सर भी उपस्थित हुए और जो स्वीप गतिविधि के तहत 1 अप्रैल को बाइक रैली निकलने वाली है तो उसके लिए भी हमने शिक्षकों को निर्देशित किए हैं कि उस बाइक रैली में भी आप जो है उपस्थित हों, ताकि जो है स्वीप गतिविधि के तहत लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम जो है कुछ जागरूकता फैलाने में सफलता मिल सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्षमता संवर्धन परियोजना के अंतर्गत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बुधवार को जनपद पंचायत सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जनपद पंचायत सीईओ अरविंद डामोर सहित स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वेटनरी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे, जहां अधिकारियों को सूचना के अधिकार का अधिनियम किस तरीके से पालन किया जाए उसके संदर्भ में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार के संबंध में नई अपडेट के बारे में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी गई है, जिससे उनमें सूचना के अधिकारों की जानकारी बनी रहे और वे समय सीमा पर अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर सके। क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, आवेदन में होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अब चाहता का मतलब थोड़ा स्पष्ट करेंगे हम। दूसरी बात, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यानी उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल स्पष्ट है या नहीं, क्योंकि उसने आवेदन तो कर दिया और रामलाल लिख दिया, खुद लेकर आता है तो हमारा काम होगा कि हम उससे पूरा पता भरवाएं, फोन नंबर भरवाएं। आज सूचना के अधिकार के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। उसमें विभिन्न विभागों के लोग इसमें शामिल हैं। जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वेटनरी के लोग हैं। तो जो सूचना के अधिकार के तहत जो अपडेट्स हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस बनी रहे उसके बारे में और सूचना के अधिकार के नियमों का सही ज्ञान बना रहे और समय सीमा पे वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए आज ये प्रशिक्षण जिला पंचायत की तरफ से इसमें जनपद पंचायत की बिल्डिंग में दिया जा रहा है। इससे लोगों को जो नए नियम जुड़े हैं और पुराने जो नियम हैं उनका भी और ज्ञान रहेगा। लोक सूचना अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, सहायक लोक सूचना अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, इस तरह के पूरे उसमें 11 चैप्टर्स हैं। उनमें जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा, ताकि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मतलब सजग रह सकें। किसानों के द्वारा उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान विक्रय किए लंबा समय होने के बाद भी किसानों को अब तक धान का भुगतान नहीं हुआ है और किसान धान की राशि के लिए परेशान हो रहे हैं। केनापुर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय और जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर किसानों को उनके धान की राशि जल्द दिलवाए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान मनोहर हाथीमारे ने बताया कि यह समस्या कई सोसाइटियों में है। बिनोरा सोसाइटी के ही करीब 1 सैकड़ा किसानों को धान का भुगतान नहीं हुआ है। मनोहर हाथीमारा, हम धान सोसाइटी में डाले थे, सेवा सरकारी समिति बिनोरा में। जनवरी से आज तक के खाते में पैसा नहीं आया और सरकार ने आज तक के जो खाते में धान खरीदा तो आज तक के पैसा क्यों नहीं डाल रहा। नहीं, इसके पास उपलब्ध राशि नहीं थी तो क्यों धान खरीदा किसानों को, क्यों समस्या में डाला। आज तक किसान किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। साल भर की फसल है और वेतन वाले को 1-2 महीना तनख्वाह नहीं मिलती तो इधर उधर हो जाते हैं। हम कहाँ से अपनी व्यवस्था करें। कितने लोगों को समस्या आई है? ये हर सोसाइटी से कम 100-150 आदमी है। मैं तो मेरा कम से कम 300 कुंटल धान है। आपकी सोसाइटी में कितने लोगों को नहीं मिला अभी तक पेमेंट? मैं 100 आदमी का होगा, करीब 100 लोगों को अभी पेमेंट नहीं हुआ नहीं हुआ और उनके कई आदमियों के तो अभी एंट्री भी नहीं हुई धान की। स्थानीय तहसील कार्यालय में गत 23 मार्च को नवागत तहसीलदार विनीत गोयल के द्वारा कार्यभार संभाला गया।
कार्यभार संभालने के बाद श्री गोयल ने तहसील कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात कर कार्यालयीन गतिविधियों की जानकारी ली, जिसके बाद तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त हलका में पदस्थ पटवारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्र में गत 20 मार्च को प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे करने के लिए आदेशित किया। नवागत तहसीलदार विनीत गोयल ने बताया कि वर्तमान समय में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाना पहली प्राथमिकता है। साथ ही तहसील के कुछ ग्रामों में ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन किसानों को चिन्हित कर समय पर राहत राशि दिलवाए जाने हेतु फसल क्षति का सर्वे करवाया जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से प्राथमिकता तो निर्वाचन ही है, लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराना। उसके पश्चात हमारी तहसील में कुछ गाँवों में ओलावृष्टि हुई है, तो उनका समय पर राहत राशि वितरण हुआ ही है हमारे। अभी कहीं का दौरा वगैरह कुछ विजिट किया था? अभी 5-7 गाँव का मैंने दौरा किया है ये ओलावृष्टि के संबंध में। आज क्या पाया सर आपने? नुकसान हुआ है, आंशिक क्षति हुई है, उसका सर्वे करा रहे हैं जी। और इसके अलावा जो जैसे कि मामले चले आ रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन है, अतिक्रमण है और भी शासन से जुड़े हुए, जैसे जैसे संज्ञान में आएंगे, जैसे जैसे सूचना प्राप्त होगी अवैध उत्खनन या अन्य कोई मैटर है तो उस पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 27 मार्च को दोपहर 1 बजे से पीसीओ, एडीओ, सचिव व रोजगार सहायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं मतदान केंद्रों में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने एवं निर्भीक व निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए शपथ ली गई। सचिव लोग की अब ड्यूटी P3 में लग रही है, P3 में सचिव लोगों की ड्यूटी लग जाती है तो दूसरी पंचायत चले जाते हैं वो लोग, है कि नहीं? तो सचिव जो की जिम्मेदारी ये रहेगी कि ड्यूटी में जाने से पहले अपने रोजगार सहायक के साथ समन्वय करके ये पूरी व्यवस्था करके जाएं। माने टेंट लगवाने की व्यवस्था और प्रत्येक बूथ में जो पानी के लिए घड़ा रखना है और मतदान कर्मियों के और पुलिस वालों के खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है? ये सारी व्यवस्था करके ही सचिव लोग जाएंगे। हमारे रोजगार सहायक ये नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा आज जनपद पंचायत के सभी पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ, एडीओ को चुनाव की तैयारी के संबंध में कुछ निर्देश देने के लिए और समीक्षा करने के लिए कि वास्तव में कितनी तैयारी की है, इसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सचिव, रोजगार सहायक और पीसीओ, एडीओ उपस्थित थे। उनसे मतदान केंद्रवार ये जानकारी ली गई है कि वहाँ रैंप है कि नहीं, पीने के पानी की सुविधा है कि नहीं, बिजली व्यवस्था है कि नहीं, और साथ साथ उनको ये निर्देशित किया गया है कि यदि कहीं रैंप में टूट फूट हो या सड़क में थोड़े बहुत सुधार करने की आवश्यकता हो, ये सब अभी तत्काल कर लें। और मतदान दल जैसे ही पहुंचते हैं पंचायतों में तो उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था सचिव अपने देख रेख में कराए ताकि मतदान दल को किसी प्रकार का असुविधा न हो। और उसी प्रकार जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके घर घर जा करके उनको बताना है कि 29 अप्रैल को बालाघाट में मतदान है और उनको बूथ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतेरा के लेखापाल पवन कुमार बिजले 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त जबलपुर की टीम की कार्यवाही, छठे वेतनमान का एरियर्स निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भाजपा मीडिया कार्यशाला में हुए शामिल, कहा पार्टी की व्यवस्था के तहत होगा टिकटों का वितरण। कृषि विभाग ने 10,000 एकड़ में जैविक खेती करने का निर्धारित किया लक्ष्य, किसानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। भारत गए युवक से कुछ लड़कों ने की मारपीट, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बिना फोटो पहचान पत्र के मतदाता नहीं डाल सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किए आदेश। कड़कना, मुंडेसरा, महकीपार और तिरोड़ी से रेत का अवैध खनन एवं परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टर और 4 डंपर जब्त, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और नवीन शैक्षणिक सत्र की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग, प्रधान पाठकों को नवीन शैक्षणिक सत्र की गतिविधियों से कराया गया अवगत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।